अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच जंग समाप्ति का किया ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान और इजरायल 24 घंटे में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान इजरायल जंग को बताया 12 दिवसीय युद्ध। कहा, यह ऐसा युद्ध है जो बरसों चल सकता था, पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने जताई उम्मीद, ईरान अब क्षेत्र में शांति और सद्भाव की ओर बढ़ सकता है। कहा, मैं इजरायल को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी एयरबेस पर हमले से पहले चेतावनी के लिए ईरान का किया शुक्रिया। लिखा, इसी वजह से ना तो किसी की जान गई और ना कोई जख्मी हुआ। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर 14 मिसाइल दागी, जिसमें से 13 हवा में किए गए तबाह और एक मिसाइल गैर खतरनाक दिशा में चली गई। ईरान ने सीजफायर प्रस्ताव की पुष्टि की। अमेरिकी मीडिया ने ईरान के डिप्लोमेटिक सूत्रों के हवाले से दी खबर। ईरान ने कतर और इराक के अमेरिकी एयरबेस पर किया मिसाइल अटैक। कतर के अल उदैद एयरबेस और इराक के एन अल असद एयरबेस पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल्स। ईरानी सेना ने अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल अटैक की पुष्टि की। ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया। कहा, जैसा हमला अमेरिका ने किया वैसा ही हमला हमने भी किया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कतर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का वीडियो जारी किया। कहा, अमेरिका ने जितने बम ईरान पर बरसाए उतने ही बम हमने गिराए। ईरान ने सिर्फ अमेरिकी एयरबेस को टारगेट करने का दावा किया, किसी सिविलियन इलाके पर हमले से इनकार किया। अमेरिका ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल अटैक की पुष्टि की, किसी के हताहत होने से किया इनकार। ईरानी हमले के बाद अलर्ट मोड में अमेरिका, कतर और इराक में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम किया एक्टिव। कतर की राजधानी दोहा में ईरान की कई मिसाइल्स को हवा में ही तबाह किया। ईरान की मिसाइल अटैक के बाद कतर की राजधानी दोहा में दिखी दहशत। सायरन बजते ही लोग कामधाम छोड़कर सड़कों पर निकल आए, आसमान में जाते मिसाइल को देखने लगे। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले को इजरायल ने बताया उसकी दुश्मनी का प्रमाण। इजरायली प्रवक्ता ने कहा, इससे साबित हो गया है कि ईरान एक आतंकवादी देश है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने क्षेत्र में तनाव दूर करने की अपनी अपील को दोहराया। कहा, सैन्य कार्रवाई कोई हल नहीं है, शांति का एकमात्र रास्ता कूटनीति है। ईरान इजरायल के बीच जंग का आज 12वां दिन। इजरायल ने सोमवार को तेहरान में मिलिट्री बेस को किया टारगेट। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मुख्यालय पर भी किया हमला। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का दावा, ईरान के आंतरिक सुरक्षा बलों के कमांड और कंट्रोल सेंटर को भी बनाया गया निशाना। तेहरान में सरकारी इमारतों से धुएं का गुबार उठता नजर आया। इजरायल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हमले का वीडियो जारी किया। ईरानी एफ फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन को उड़ाने का किया दावा। इजरायल सेना के मुताबिक हमले में ईरान के रनवे, अंडरग्राउंड हैंगर्स, एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, F-14, F-5 और AH-1 एयरक्राफ्ट भी तबाह किए गए। इजरायली सेना ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट के पास से सड़कों को किया डैमेज। प्लांट से एक्सेस रोकना मकसद। ईरान ने इजरायल के अशदोद और हाइफा सहित कई इलाकों को किया टारगेट। सायरन गूंजते ही शेल्टर्स और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की तरफ भागते नजर आए इजरायली नागरिक। दक्षिणी इजरायल में ईरानी हमले में बड़ी तबाही, कई घर ध्वस्त, 8000 घरों में फिर से बिजली सेवा बहाल। ईरानी हमले में अब तक इजरायल में 2000 से ज्यादा इमारतें तबाह, 240 रिहायशी बिल्डिंग ध्वस्त हुई। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सेंट्रल इजरायल का किया दौरा। ईरानी हमलों में हुई तबाही का लिया जायजा। स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात के दौरान कहा, हमें अपने नागरिकों पर गर्व है। इजरायल के खिलाफ जंग में ईरान को रूस का मिला समर्थन। अमेरिका के हमले को बताया निराधार। दोनों देशों में तनाव कम करने की भी पेशकश की। ईरान के विदेश मंत्री की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। रूस से बोला, न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक का इरादा गलत। पुतिन से मुलाकात पर बोले ईरानी विदेश मंत्री, अमेरिका को इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का बयान, ईरान बर्बाद हो रहा है। सुप्रीम लीडर समेत कई नेता भागने की फिराक में हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बोले, ईरान गलत काम कर रहा था, इसीलिए अमेरिका और इजरायल ने हमला किया। जंग का कच्चे तेल की कीमत पर भी असर। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने सभी देशों से इसे ना बढ़ाने की अपील की। अमेरिका में ईरान के पलटवार से आतंकवादी हमले का खतरा। DHS ने सभी नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 290 यात्रियों को लेकर एक और फ्लाइट पहुंची स्वदेश। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा विमान। स्वदेश लौटने पर अपनों से मिलकर भावुक हुए लोग, सरकार को किया धन्यवाद। ईरान इजरायल जंग के बीच बीजिंग में NSA अजीत डोवाल ने की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात। आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर जोर दिया। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में आध्यात्मिक नेता नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्ता के शताब्दी समारोह का करेंगे उद्घाटन। जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
वाराणसी में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही बैठक में यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में सीएम करेंगे शिरकत। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक से पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशी विश्वनाथ और काल भैरव के मंदिर का किया दौरा, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। गुजरात और पंजाब की जीत पर आप चीफ अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा कांग्रेस और बीजेपी की सांठगांठ को जनता ने नकारा। राज्यसभा जाने के फैसले से केजरीवाल का इनकार, कहा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी अगले कैंडिडेट का नाम। लुधियाना उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा जीते, कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। गुजरात के विसावदर सीट जीतने पर गदगदाप गोपाल राय बोले, इस सीट पर ऑपरेशन लोटस किया लेकिन जनता ने हम पर विश्वास दिखाया। अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है वो सिर्फ आप है, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी का बयान। गुजरात कांग्रेस चीफ शक्ति सिंह गोहिल ने अपने पद पर से दिया इस्तीफा, विसावदर और कड़ी उपचुनाव में मिली हार की नैतिक जिम्मेदारी ली। समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायकों को निकाला, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे पार्टी से निष्कासित। सपा से निकाले जाने पर बोले मनोज पांडे, मैं 2024 में बीजेपी ज्वाइन कर चुका हूं, वो मुझे कैसे निकाल सकते हैं। सपा से निकाले जाने पर भड़के राकेश प्रताप सिंह, कहा सपा में कई लोगों में असंतोष, पार्टी छोड़ देंगे। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का तंज हाशिए की तरफ बढ़ रही है सपा और उनके मुखिया। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र का बयान, कहा कांग्रेस विधायक के आरोप गंभीर, सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन। बंगाल के कालीगंज सीट पर उपचुनाव की काउंटिंग के दौरान धमाका, 13 साल की बच्ची की मौत। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी बोले, टीएमसी के लोग ये सब नहीं करेंगे तो चुनाव कैसे पूरा होगा, सब कुछ ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। बम धमाके मामले में पुलिस का एक्शन, नादिया से टीएमसी वर्कर को पकड़ा, अदार अली शेख पर विक्ट्री रैली में धमाका करने का आरोप। घटना पर सीएम ममता ने दुख जताया, पुलिस को दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा। टीएमसी नेता कुणाल घोष कालीगंज घटना को बताया दुखद, कहा घटना को अंजाम देने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। कुणाल घोष बोले, कालीगंज उपचुनाव हार गई बीजेपी, इसलिए विधानसभा में हंगामा किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। एयर इंडिया कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं बरसी पर आयरलैंड में कार्यक्रम, कॉर्क में पीएम मार्टिन और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा बताया, सभी देशों से इसके खिलाफ एकजुट होने की अपील की। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने भी कनिष्क हमले को याद किया, बोले समय के साथ इसके जख्म और गहरे हुए, आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से लड़ाई जरूरी। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले राजनाथ सिंह, हमने अपने लक्ष्य को हासिल किया, आतंकियों के मन में डर पैदा की। पहलगाम आतंकी हमले की जांच तेज, रविवार को गिरफ्तार हुए 2 आरोपियों को 5 दिन की एनआईए रिमांड में भेजा गया। दिल्ली में 4 से 6 जुलाई तक होगी आरएसएस की अहम बैठक, संघ प्रमुख, भागवत समेत सभी क्षेत्र प्रमुख, प्रांत प्रचारक शामिल होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाटला हाउस इलाके के साथ प्रॉपर्टी को तोड़ने पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। महाराष्ट्र के थाने में बुलडोजर एक्शन को लेकर जबरदस्त हंगामा, कोर्ट ने खान कंपाउंड में 17 अवैध इमारतों को गिराने का दिया आदेश। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोका चुनाव। मुंबई में मनसे का सिग्नेचर कैंपेन, महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने के फैसले का किया विरोध। एमपी के गुना में बारिश बनी मुसीबत, 20 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, 3 शव बरामद। बारिश की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार, कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश, शाम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव, सड़क यातायात पर पड़ा असर। मुंबई में कुर्ला स्टेशन पर ओवरहेड तार टूटा, मध्य रेलवे की फास्ट लाइन लोकल सेवाएं हुई प्रभावित। मौके पर चलाया गया मरम्मत का काम, लोकल सेवाएं प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी हुई। भारी बारिश के बाद सूरत के कपड़ा बाजार में जल भराव, चारों तरफ नजर आया पानी ही पानी। जल भराव की वजह से लोगों को हुआ काफी नुकसान, सुरक्षित जगह पहुंचाया गया सामान। कई दुकानों में भी घुसा बारिश का पानी, सड़कों पर आवाजाही में भारी परेशानी। यूपी के मेरठ में तैनात ट्रैफिक पुलिस का टीएसआई सस्पेंड, सुमित वशिष्ठ ने दुकान से चुराए थे कपड़े। गुजरात पुलिस ने चेन्नई से एक महिला को पकड़ा, कई राज्यों में स्कूलों, हॉस्टल्स और स्टेडियम्स को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इंग्लैंड टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 350 रन चाहिए, भारत को 10 विकेट की जरूरत। टीम इंडिया ने 371 रन का दिया टारगेट, इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 21 रन बनाए। भारत के लिए दूसरी पारी में केएल राहुल और ऋषभ पंत ने जड़ी सेंचुरी, दोनों के बीच 195 रनों की साझेदारी हुई, ऋषभ पंत ने 118 रन बनाए।
भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत ने रचा इतिहास। इंग्लैंड में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। ऋषभ पंत टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बने। इसके पहले जिम्बाब्वे के एंडी फ्लॉर कर चुके हैं कारनामा। हेडिंग्ले टेस्ट में ऋषभ पंत ने बतौर भारतीय विकेटकीपर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में 252 रन बनाए। भारत के पूर्व स्पिनर दिलीप दोशी का लंदन में निधन। 77 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। दिल की बीमारी से थी पीड़ित। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पहली बार लेंगे हिस्सा। भारतीय समय अनुसार आज रात 10:30 बजे शुरू होगा मुकाबला।